नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, आप सभी का टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। वहां हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन, साथ में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर पढ़े। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे एंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, एंगल्स ऑफ वेक्टर। और यहां पर हम तीन रूल देखेंगे कि किस प्रकार से एंगल्स चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पहला रूल होगा वो क्या कहता है, ध्यान देना। हमारा पहला रूल कहता है कि यदि किसी भी वेक्टर को, दो वेक्टर हैं माना, और उनके बीच एक एंगल है थीटा, और किसी एक वेक्टर को हमने पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया, तो फिर उस वेक्टर, उन दोनों वेक्टर से मध्य का जो कोण होगा वो चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है बी, और इनके बीच एंगल है थीटा। मैंने कहा इस जो दूसरा वेक्टर है बी, इसको मैं पैरेलली डिस्प्लेस करते हुए, यहां से डिस्प्लेस करते हुए यहां ले आऊं। जैसे यहां बनाते हैं अपन ए वेक्टर, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया बी, तो इनके बीच जो एक कोण है थीटा, ये कोण चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को, कि अगर किसी एक वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो फिर दोनों वेक्टर्स के मध्य का कोण परिवर्तित नहीं होता। तो हम पहले यहां लिख सकते हैं, यदि किसी सदिश को समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो कोण परिवर्तित नहीं होगा। ये भी लिख सकते हैं हम, इफ एनी वेक्टर डिस्प्लेस्ड पैरेलली देन एंगल विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है बच्चों, पहली बात हमको पता चल गई कि अगर हमने किसी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस किया तो उसका एंगल चेंज नहीं होगा। यह हमारा पहला रूल है एंगल्स ऑफ वेक्टर के लिए। हम सेकंड रूल की बात करें, हमारा सेकंड रूल क्या कहता है बच्चों, ध्यान देना। हमारा सेकंड रूल कहता है कि जैसे मानो ये दो वेक्टर हैं ए और बी। अब सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कौन सा लिया जाना चाहिए। एक एंगल तो ये हो गया जिसको हमने थीटा मान लिया, और दूसरा एंगल हो गया ये, इसको हमने फाई मान लिया। पहली बात तो हमें यहां से दिख रहा है साफ कि फाई थीटा से बड़ा है, फाई इज ग्रेटर देन थीटा। तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल कौन सा लिया जाना चाहिए, तो दो वेक्टर्स के बीच हमेशा एंगल वो लिया जाना चाहिए जो छोटा हो। यहां पर छोटा कौन सा बच्चों, थीटा है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, थीटा एंगल लेंगे। तो यहां लिखेंगे हम, दो सदिशों के मध्य वह कोण लिया जाना चाहिए जिसका मान न्यूनतम है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब तीसरे रूल की बात करेंगे कि थर्ड रूल क्या है, दो एंगल्स, दो वेक्टर्स के बीच एंगल का। तो देखो भाई, थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, थर्ड रूल कहता है कि मानो एक वेक्टर है ए, ये हमने मान लिया एक वेक्टर है ए, इसको मैंने फाई एंगल से घुमा दिया, तो यहां एक वेक्टर मैंने मान लिया ए डैश हो गया। ये कितने एंगल से रोटेट किया भाई, फाई एंगल से। तो अगर ये फाई एंगल हमारा 2n पाई के इक्वल्स टू नहीं हो, कितने भाई, 2n पाई के इक्वल्स टू नहीं हो, किसके बच्चों, 2n पाई के, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं हम, या तो फाई इक्वल्स टू 2 पाई ना हो, या 4 पाई ना हो, ठीक है, या 6 पाई ना हो। अर्थात
भाई 2n पाई के इक्वल्स टू ना हो, तो फिर जो वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स a डैश विल नॉट बी इक्वल्स टू a। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इफ एनी वेक्टर डिस्प्लेस्ड with an angle phi that is not equals to 2n pi, then value of vector will change। ठीक है बच्चों, कि यदि हमने किसी सदिश को 2 फाई एंगल से घुमाया जिसकी वैल्यू 2n पाई के इक्वल नहीं है, तो सदिश क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारा एंगल्स ऑफ वेक्टर के लिए 3 नियम है। अब आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, कि हमारे सदिश के और कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें हम पहला टाइप ले रहे हैं हमारा, हम ले रहे हैं समान या तुल्य सदिश, जिन्हें इक्विवेलेंट वेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इक्विवेलेंट, इन्हें लाइक वेक्टर्स भी कहते हैं हम। अब ध्यान देना यहां पर कि भाई समान सदिश क्या होते हैं। पहली बात तो हमें 2 लाइन याद होनी चाहिए, कौन कौन सी, कि सदिश कौन सी होती है जिनमें परिमाण मात्रक तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगी, दिशा होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहां अपन कल डिस्कस करना भूल गए, लेकिन यहां बता देता हूं मैं कि हमने कल एक बात बोली थी कि सदिश राशियां हमेशा सदिश बीजगणित के योग के नियम का पालन करती हैं, और साथ में सदिश में क्या होनी चाहिए, दिशा। तो क्या केवल दिशा होने पर ही कोई राशि सदिश हो जाएगी क्या, नहीं, वो राशि हमेशा सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूं करंट, मैंने कल भी बताया था ये बात, करंट है, अपन कहते हैं कि भाई सर्किट में ऐसे जा रही है, एक इधर एक इधर, ये ऐसे आ रही है मान लो। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन तो हम बता रहे हैं, लेकिन करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, करंट एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होती है, प्रदिश राशि, लेकिन वो हमारे लेवल के बाहर है। हम इसको क्या लेकर चलते हैं, अदिश राशि लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती। और एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती। तो याद रखना, सदिश होने के लिए जो मेन नेसेसिटी कंडीशन है वो क्या है, कि सदिश राशि सदिश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। और अगर हम इस वे से देखें कि हमें क्या नीड है वेक्टर की, तो नीड क्या है, डायरेक्शन बताने के लिए। किसके लिए भाई, डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे एग्जांपल दूं मैं, हम कह दें कि मान लो कोई भी तुम कहीं जा रहे हो मार्केट में, तुम इस पॉइंट पे हो और ये रोड ऐसा चौराया जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है बच्चों, एक चौराया जा रहा है यूं। अब तुम यहां से किससे एड्रेस पूछ रहे हो, उसने तुमसे कह दिया 2 किलोमीटर, पर 2 किलोमीटर किस दिशा में, जब तक वो दिशा नहीं बताएगा तुम क्या एग्जैक्ट एड्रेस पे पहुंच जाओगे क्या, नहीं। तो डायरेक्शन पता होना चाहिए। वो कहे कि भाई 2 किलोमीटर तुम्हें इस साइड लेना है, इस साइड लेना है, इस साइड लेना है, सही बात है बच्चों, ये वापस 2 किलोमीटर जाना है, तो डायरेक्शन पता होना बड़ी जरूरी है। और डायरेक्शंस के लिए ही किसका यूज होता है, मेनली वेक्टर्स का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पहली बात तो क्या कह दी कि सदिश राशियों में 2 मेन फैक्टर जरूर होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होते हैं। तो हमने कह दिया, यहां पे हम लिख लेते हैं साथ में, क्या लिख लेते हैं बच्चों, वेक्टर हम यहां लिख लेते हैं, एक तो दिशा डायरेक्शन और एक परिमाण मैग्नीट्यूड। अब भाई हमको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, उसमें हमने पहला लिया लाइक वेक्टर, या हम इसको इक्विवेलेंट वेक्टर भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नाम समझना है अपन को, समान या तुल्य। समान या तुल्य, तुल्य का अर्थ क्या होता है, एक जैसे, बराबर। समान मतलब एक जैसे, तुल्य का अर्थ क्या होता है, बराबर। और क्या सदिश मतलब दिशा और परिमाण, ठीक है, अर्थात दिशा और परिमाण कैसे हों, एक जैसे हों, बराबर हों। तो जैसे मैं 2 वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है,
हम दो वेक्टर बना रहे हैं जैसे ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा इधर, क्या ये दोनों वेक्टर हमको, देखो ध्यान रखना, दिशा किससे पता चलती है? तीर की नोक से। हमने पढ़ा था ये कल, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दिशा किससे पता चलती है? तीर की नोक से। परिमाण किससे पता चलता है बच्चों? ये पता चलता है तीर की लंबाई से, लेंथ ऑफ एरो। ये भी हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और दिशा किससे पता चलती है? हेड ऑफ एरो से। अब ध्यान देना, यहां पर हमने मान लिया ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। पहली बात तो हमें डायरेक्ट, हमने कहा समान या तुल्य सदिश, मतलब जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या दोनों तीरों की लंबाई सेम है क्या? अगर लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्या दोनों की नोक एक ही डायरेक्शन में है क्या? नोक एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन भी क्या है भाई? सेम है। तो हम कह सकते हैं इनकी डायरेक्शन भी क्या है भाई? सेम है। और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। तो डायरेक्शन भी सेम हो गई, मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं यहां पर जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। दूसरी बात, अब भाई जब दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो फिर इन दोनों के बीच एंगल कोई बनेगा क्या? ये दोनों तो पैरेलल मूव कर रही है, तो दोनों का कोई एंगल है क्या? एंगल नहीं है। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं। दैट मींस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर और एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री हमारा हो जाएगा। फिर हम दूसरे वेक्टर की बात करते हैं कि हमारा सेकंड वेक्टर कौन सा होता है। सेकंड वेक्टर में ले रहा हूं असमान सदिश। ठीक है, इनको अनलाइक वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनलाइक वेक्टर्स। अब ध्यान देना, नाम पता चल गया हमको कि असमान मतलब कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या इक्वल नहीं है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं यहां पर, जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूं यहां पर, सबसे पहले मैंने एक लिया और मैं इसमें वेक्टर बना रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दो भाई बच्चों, दो वेक्टर हमने ले लिए, ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया। पहली बात, दोनों की जो तीर की नोक है एक ही दिशा में है, तो इनकी दिशा क्या है बच्चों? वो तो समान है, लेकिन तीर की लंबाई सेम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड क्या है भाई? अनइक्वल है। सही बात है क्या? सही बात है क्या? तो हमने क्या कहा? अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं? जिनमें या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही क्या हो भाई? अनइक्वल हो। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या हो गया कि डायरेक्शन सेम हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? अनइक्वल है। सेकंड एग्जांपल हम ले, ठीक है, दो वेक्टर हमने ले लिए। अब यहां देखें हम तो हमको लेंथ लगभग समान दिखाई दे रही है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन अनइक्वल बट मैग्नीट्यूड इक्वल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जब दोनों ही क्या हो भाई? असमान हो। ठीक है, दो वेक्टर हमने लिए, ये ए वेक्टर लिया, ये बी वेक्टर लिया। क्या लेंथ सेम है भाई दोनों एरो की? नहीं है।
क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन एंड हमारा जो मैग्नीट्यूड है बोथ आर अनइक्वल। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा, हमारे अनलाइक वेक्टर कौन से होते हैं? जिनमें या तो मैग्नीट्यूड या हमारी डायरेक्शन या दोनों ही क्या हो, अनइक्वल हो। तो कौन से वेक्टर कहलाएंगे? अनइक्वल वेक्टर हमारे कहलाएंगे। फिर हम तीसरे वेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वेक्टर कौन सा है हमारा? ऋणात्मक सदिश, या हम इसको विपरीत सदिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विपरीत सदिश। अपोजिट वेक्टर्स। अब ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? विपरीत। विपरीत क्या मैग्नीट्यूड विपरीत हो सकता है क्या? परिमाण तो 5 है तो 5 होगा, और क्या है? विपरीत हो सकता है क्या? नहीं। विपरीत क्या हो सकती है? डायरेक्शन विपरीत हो सकती है। क्या विपरीत हो सकती है बच्चों? डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। तो यहां पर हमने पता चल गया हमको कि जो दो वेक्टर बनेंगे उनमें मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर दो वेक्टर बनाते हैं हमारे। हमने कहा कि एक वेक्टर तो ये हो गया हमारा। अब अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए जो हमारी एरो है उसकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए एरो की डायरेक्शन जो नोक है वो कहाँ होनी चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों? यहां पर हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, देखो लेंथ सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो वेक्टर क्या कहलाएगा हमारा? अपोजिट वेक्टर कहलाएगा। तो भाई मैग्नीट्यूड सेम है तो a इज इक्वल्स टू बी लिख सकता हूं मैं, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए अपन क्या कर देते हैं? मोड लगा देते हैं। देखो यहां पर मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं, जिससे मैं कहूं मैंने केवल ए के ऊपर डायरेक्शन लगा दिया, ए के ऊपर क्या लगा दी? एरो लगा दी, तो ये क्या है हमारा? ए वेक्टर हो गया। लेकिन अगर मैंने इसके दोनों तरफ मोड लगा दिया तो फिर ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा। ठीक है, अब ध्यान देना दूसरी बात, एंगल की बात करें अपन तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट है तो एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर हम फोर्थ वेक्टर की बात करते हैं कि फोर्थ वेक्टर कौन सा है। मैं यहीं पर बता देता हूं, इसे मैं कहूं जीरो वेक्टर। क्या कहें बच्चों? जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। अब ये हमारा जीरो वेक्टर क्या होता है? पहली बात तो क्या डायरेक्शन जीरो हो सकती है क्या? नहीं, डायरेक्शन। दूसरी बात, कौन जीरो हो सकता है? मैग्नीट्यूड। तो फिर जीरो वेक्टर कौन से होंगे? जिनमें मैग्नीट्यूड क्या हो भाई? जीरो हो। मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों? जीरो हो। और जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, अर्थात एरो की कोई लेंथ ही नहीं है, एरो ही नहीं है, तो उनकी डायरेक्शन बताने का कोई अर्थ रहेगा क्या भाई? मतलब उनकी डायरेक्शन क्या हो गई? मीनिंगलेस हो गई। क्या हो गई बच्चों? मीनिंगलेस हो गई है, कोई डायरेक्शन हमको पता नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, हमारे चार वेक्टर हो गए। कौन कौन से? इक्विवेलेंट वेक्टर हो गया, अनलाइक वेक्टर हो गया, ठीक है, अपोजिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। फिफ्थ वेक्टर हम पढ़ते हैं हमारा जो सबसे अधिक काम का है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान देना, नाम से पहचानना है हमको। एकांक यूनिट, क्या डायरेक्शन एकांक हो सकती है क्या? नहीं। तो एकांक क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड। तो दैट मीन्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई? यूनिटी हो। मैग्नीट्यूड क्या हो भाई? यूनिटी हो, मतलब इकाई हो, एक हो। कितना हो बच्चों? एक हो। वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं भाई? ए कैप से। किससे? ए कैप से।
क्या लगा देते हैं बच्चों, हम कैप लगा देते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए के ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों, कैप लगा देंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश बटा सदिश का परिमाण। क्या होता है बच्चों, इकाई सदिश इज इक्वल्स टू क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो इकाई सदिश को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, वेक्टर को किससे, हम वेक्टर के लिए हम क्या लगा देते हैं ऊपर एरो, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, हम दोनों साइड मोड़ लगा देते हैं। तो ए कैप इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों कि हमने यहां पर इसके मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली, लेकिन क्या इसके डायरेक्शन की बात की है, नहीं की है अभी तक डायरेक्शन की बात। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात हम बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो निर्देश तंत्र कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, जो हमारा निर्देश तंत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है। और उसमें ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, और ये क्या होता है बच्चों, जेड एक्सिस होता है। दूसरी बात, ये हमारा क्या है भाई, इसका ओ रेफरेंस पॉइंट होता है। यहां से हम सारे रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, जहां पर सभी क्या हो 0 0 0। अच्छा बच्चों, पहली बात तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये 3D में होता है, बोर्ड कैसा है 2D में। तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखो कैसे, ये एक एक्सिस हो गया मान लो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो जैसे मैं अगर यूं दिखाऊं बोर्ड के हिसाब से, तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये कैसे कौन सा हो गया बच्चों, जेड एक्सिस। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। लेकिन बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि भाई बोर्ड पर इसलिए दिख रहा कि बोर्ड 2D है और कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में है, 3D में है। तो ये देखो, ये एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। फिर ये यूं लूं मैं, तो ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस परपेंडिकुलर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। फिर मैं अगर यूं बात करूं, तो ये हमारा जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो तीनों हमारे एक्सिस कैसे होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन तीनों एक्सिस का एक स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर होता है। कौन कौन सा, एक्स एक्सिस में जो होता है वो होता है आई कैप। क्या होता है बच्चों, आई कैप। वाई एक्सिस में जे कैप, और जेड एक्सिस में क्या होता है, के कैप होता है। क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप होता है। तो जैसे मुझे कोई भी वेक्टर की इक्वेशन लिखनी हो यूनिट वेक्टर के रेफरेंस में, तो ध्यान देखना, हमने अभी पढ़ा था कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यही फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, तो देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट इसी प्रकार किया जाता है यूनिट वेक्टर के टर्म में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर in the terms of यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या देखा कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान देना इधर कि जैसे मैं कहूं कि मान लो जब मोशन 1D हो रहा हो, क्या हो रहा हो बच्चों, 1D मोशन हो रहा हो, 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हो, या वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। तो जब एक्स एक्सिस में कर रहा होगा, किस एक्सिस में बच्चों,
एक्स एक्सिस में, तो हम केवल क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लिया मैंने, मान लियो एक्स ही मान लिया, तो क्या लिखेंगे एक्स आई कैप। क्या लिख दिया बच्चों, एक्स आई कैप, क्योंकि देखो एक्स तो क्या माना मैग्नीट्यूड, और यहां पर यूनिट वेक्टर क्या है एक्स एक्सिस में, आई कैप है। तो जब मुझे वाई एक्सिस में लिखना हो तो सपोज दैट मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया वाई, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, और सपोज मैंने जेड एक्सिस में माना, तो देखो जेड एक्सिस में हमने मैग्नीट्यूड माना जेड, और यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। ठीक है बच्चों, और जब मैं 3D मोशन की बात करूंगा, किसकी, 3 डायमेंशनल मोशन की, तो 3 डायमेंशनल मोशन में भाई तीनों एक्सिस में मूव करेगा, एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, जेड में भी चेंज होगा। तो किसी भी वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया करेंगे हम, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के रूप में। तो ध्यान देना बच्चों, फिर हम एक्स एक्सिस का भी लेंगे, वाई एक्सिस का भी लेंगे, और जेड एक्सिस का भी लेंगे। तो कैसे लेंगे हम, तो एक्स एक्सिस का एक्स हमने मैग्नीट्यूड माना, और उधर का भाई हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। वाई एक्सिस में हमने क्या माना, वाई मैग्नीट्यूड माना, यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड माना जेड, और यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई 2D होता तो क्या होता, तो जिन दो की बात हो रही होती, या तो एक्स वाई की बात हो रही तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ले लेते, अगर वाई जेड की बात हो रही होती तो वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लेते, और अगर एक्स जेड की बात हो रही होती तो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप हम ले लेते। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप आराम से उस क्वेश्चन को देखो, फिर बताना कि क्वेश्चन में क्या आंसर, पहले तुम्हारा चेक करना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन मैंने बोला कि चेक करो कि ये 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है क्या। तुम्हें क्या चेक करना है बच्चों, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसे चेक करो जल्दी से, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास, जल्दी से चेक करके देखो कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, अब हमको इसको चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने सीखा ही नहीं अभी तक, वो तो सिखाइए। सही बात है कि नहीं है, कि मैग्नीट्यूड निकालना तो हमने सीखा ही नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अभी मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले यहां पे दिया है, क्योंकि आप पहले चेक कर लो कि हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो अपन सिखाएंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, ताकि आगे जब मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा तो इस क्वेश्चन को आगे करवा दूंगा। हमने 5 वेक्टर पढ़ लिए थे, कौन कौन से, इक्विवेलेंट, अनलाइक, अपोजिट, जीरो और यूनिट वेक्टर। अब हम जो 6th वेक्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ध्रुवीय सदिश। कौन सा बच्चों, ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। अब बात करें पोलर वेक्टर क्या होते हैं। भाई ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जो किसी रेखा के अनुदिश होते हैं। कहां भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन, जो किसी या तो जिनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या फिर उनका कोई एक रेखा के अनुदिश होते हैं। तो हम लिख देते हैं ये सदिश किसी रेखा के अनुदिश होते हैं। ठीक है बच्चों, These vectors are in the direction of any line। दूसरी बात, हमने कहा इनका कोई निश्चित कार्य बिंदु होना चाहिए। ठीक है, इनका एक प्रारंभिक बिंदु एवं कार्य बिंदु होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, These vectors have a initial point or a point of application। That means
कोई इनिशियल पॉइंट होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होगा। जैसे मैं कहूं ये वेक्टर है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां चला गया, तो इसका एक निश्चित डेफिनेट इनिशियल पॉइंट है कि नहीं बच्चों? यहां पर डेफिनेट इनिशियल पॉइंट है, तो जिनका डेफिनेट इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या कहलाएंगे? और ये इसका पॉइंट ऑफ क्या है बच्चों? एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जिनका डेफिनेट इनिशियल पॉइंट और हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा पोलर वेक्टर कहलाएगा। अब हमारे पोलर वेक्टर किस में काम आते हैं? पोलर वेक्टर काम आते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में। किस में काम आते हैं बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन में। ये सदिश स्थानांतरीय गति को, किसको बच्चों? स्थानांतरीय गति को व्यक्त करते हैं। तो ध्यान देना, जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो 1D में होता है कि नहीं होता बच्चों? किस में होता है? 1D में होता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के रूप में कहें तो हम ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं? हमारे पोलर वेक्टर हैं। और पोलर वेक्टर किस में काम आते हैं बच्चों? ये हमारे किस में काम आते हैं बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन में काम आते हैं, जिनकी एक कोई डायरेक्शन भी होती है और हमेशा इनका एक निश्चित कार्य बिंदु और निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। अगला वेक्टर हम पढ़ रहे हैं अक्षीय सदिश। कौन से बच्चों? अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर। कौन से बच्चों? एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जो, पानी पिलाऊं थोड़ा सा यार, क्लास लूंगा ना अभी, तो बीच में छोड़ के बंद कर दो। अभी तो जो वो खोल रखा है ना, वो खोला था क्वेश्चन, वो तो नहीं करो स्टार्ट। तो बच्चों बात करें हम कोएक्सियल एक्सियल वेक्टर्स की, अक्षीय सदिश की, तो अक्षीय सदिश कौन से होते हैं? अक्षीय सदिश बच्चों हमारे घूर्णन जो गति में है, घूर्णन गति से संबंधित जो भी हम सदिश लेंगे वो कौन से होंगे भाई? अक्षीय सदिश होंगे, अर्थात रोटेशनल मोशन को व्यक्त करने में काम आएंगे और रोटेशनल मोशन में काम लेंगे। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी? जो हमारा देखो, जैसे मैंने कहा, मानो ये हमारा घूर्णन अक्ष है, ठीक है, और इसके लंब डायरेक्शन हमने कहा ये है बच्चों। तो घूर्णन अक्ष के अनुदिश जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हम इसकी लेंगे और निकालेंगे किससे? दाहिने हाथ के पेंच के नियम से। तो अक्षीय सदिश क्या होते हैं? घूर्णन अक्ष से संबंधित, रोटेशनल एक्स से रिलेटिव जो हमारे वेक्टर हैं वो कौन से हैं? अक्षीय सदिश हैं। दूसरी बात, किसको व्यक्त करते हैं? रोटेशनल मोशन को व्यक्त करते हैं। तीसरी बात, डायरेक्शन कहां होती है? घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। फोर्थ बात, डायरेक्शन किससे निकाली जाती है? डायरेक्शन निकालते हैं हम दाहिने हाथ के पेंच के नियम से। ठीक है बच्चों, तो रोटेशनल मोशन में जो भी क्वांटिटी होगी वेक्टर, वो सारी कौन सी होगी? वो होगी एक्सियल वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये सभी क्या होंगी बच्चों? हमारी अक्षीय सदिश राशियां होंगी। तो हमने यहां देखा कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो तो फिर वेक्टर कौन सा? पोलर। और अगर रोटेशनल मोशन हो तो वेक्टर कौन सा? एक्सियल हो जाएगा हमारा। तो यहां पर हमने मोशन के बेसिस पर दो वेक्टर बताए, कौन कौन से? ध्रुवीय और अक्षीय।
अब हम आगे बात करें और वेक्टर्स की, तो हम कह सकते हैं अगला वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर। कौन सा बच्चों? कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर, सह प्रारंभिक सदिश। अब भाई कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? तो नाम से हमें वेक्टर्स को पहचानना है। ठीक है, नाम क्या कह रहा है? कोइनिशियल, सह प्रारंभिक, मतलब जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो भाई? समान हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे मैं कहूं यहां से ये तीन वेक्टर हैं ए, बी और सी, क्या इन तीनों वेक्टर्स के जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है वो सेम है? क्या सेम है? तो फिर वेक्टर कौन सा हो जाएगा? कोइनिशियल। तो हम लिख दें दोज हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स, क्या कहलाते हैं भाई? आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन से वेक्टर पढ़े? कोइनिशियल वेक्टर पढ़ लिया। अब अगला जो वेक्टर पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे बच्चों समतलीय सदिश। कौन से बच्चों? समतलीय सदिश, जिन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब फिर हमने कहा नाम से पहचानना है। कोप्लेनर, समतलीय, सह समतलीय हो गया एक तरीके से, अर्थात जो एक ही तल में स्थित हों। कौन से वेक्टर कहलाएंगे? समतलीय सदिश कहलाएंगे। तो कह सकते हैं दोज वेक्टर्स which are situated in same plane are called coplanar vectors। ठीक है बच्चों, तो जो एक ही तल में स्थित होंगे वो वेक्टर क्या कहलाएंगे? हमारे समतलीय सदिश कहलाएंगे। और एक बात याद रखना कि जो दो वेक्टर हैं वो हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो हम लिख सकते हैं दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव समतलीय होते हैं, अर्थात हमेशा वो सेम प्लेन में ही स्थित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समतलीय होते हैं हमेशा। तो हमने कहा कि समतलीय सदिश जो सेम प्लेन में हमारे सिचुएटेड हो। आगे हम बात करें संरेखीय सदिश। कौन से बच्चों? संरेखीय सदिश। कोलिनियर वेक्टर्स। कि हमारे कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं। अब हमने पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि ठीक है कि भाई ऐसे वेक्टर नाम से पहचानना है, संरेखीय, समान रेखा में। ठीक है, अर्थात या तो सेम दिशा में या विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, सदिशीय, समान सदिशीय और विपरीत सदिशीय। तो पहली बात तो क्या कहें हम कि ये एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक ही रेखा के अनुदिश। अब एक ही रेखा के अनुदिश होंगे तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो समसदिशीय या विपरीत संरेखीय। ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में दोनों ही, या दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। जैसे मैं कहूं ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, और एक ही जो हमारी लाइन है उसके अनुदिश हैं। दूसरा मैं कहूं देखो भाई ये दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत है।
तो इनमें एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या एंगल क्या हो सकता है बच्चों, 180 डिग्री भी हो सकता है। समसदिशीय में, समसमरेखीय में कौन से होंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और विपरीत संरेखीय में कैसा होगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम बात करें संरेखीय की, सदिश की, तो वो एक ही रेखा के अनुदिश होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करें अगले वेक्टर की, कि और वेक्टर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक हो सकता है बच्चों हमारा समांतर सदिश। कौन सा बच्चों, समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो नाम पता चलना चाहिए हमें, नाम है समांतर। समांतर हो गया बच्चों तो फिर दोनों एक दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे, और समांतर होंगे तो कुछ इस प्रकार से होंगे। अब देखो भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है दोनों वेक्टर्स का, लेकिन समांतर होंगे एक दूसरे के, और समांतर होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम यहां लिख सकते हैं परिमाण समान या भिन्न, मैग्नीट्यूड इक्वल और डिफरेंट कह नहीं सकते अपन, लेकिन दिशा हमें पता है कैसी होगी, समान होगी, इक्वल होगी, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री पैरेलल वेक्टर्स के लिए हो जाएगा। फिर अगले वेक्टर की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं प्रति समांतर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, अब एंटी पैरेलल का अर्थ क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में समांतर हैं, अर्थात ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर इधर है। ठीक है, तो हमको पता चल गया एंगल कितना होगा जब एक दूसरे के विपरीत हैं, तो 180 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। लेकिन हम कह नहीं सकते कि दोनों सदिश का परिमाण सेम होगा या अलग होगा, समान भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के कैसे होगी, विपरीत होगी। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा बच्चों यहां पर कि जो इनकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। ठीक है बच्चों, हमने यहां देखा समांतर और प्रति समांतर। समांतर में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, प्रति समांतर में थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले सदिश की, संगामी सदिश। कौन से बच्चों, संगामी सदिश, इन्हें बोलते हैं कॉनकरेंट सदिश, कॉनकरेंट वेक्टर्स। अब बात करें हम संगामी सदिश की कि भाई संगामी सदिश क्या होता है, तो ध्यान देना, हमको नाम से पहचानना, संगामी, कॉनकरेंट। ठीक है, तो ये वो वेक्टर होते हैं जो एक लंबवत बिंदु से गुजरते हैं। किनसे भाई, वे सदिश जो एक लंबवत बिंदु से गुजरते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, संगामी सदिश कहलाते हैं। इन्हें हम सहवर्ती सदिश भी कहते हैं। कौन से बच्चों, सहवर्ती सदिश। ठीक है, अब हम कहें कि भाई ये एक लंबवत बिंदु से कैसे गुजरते हैं सब, तो हमें एक लंबवत बिंदु जैसे हम कहते हैं ये एक वेक्टर है ए, तो इसके लंबवत एक वेक्टर ये हो गया बी, ये एक वेक्टर क्या हो गया सी, तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, ये तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे बच्चों, ये तीनों वेक्टर हो जाएंगे संगामी या कॉनकरेंट वेक्टर हो जाएंगे हमारे। तो हमने ये क्या पढ़ा बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिनमें हमने कौन कौन से वेक्टर्स के टाइप पढ़े, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की, हम यहां लिख दें वेक्टर्स। शॉर्ट रूप में हम देखें तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने
इक्विवेलेंट वेक्टर पढ़े। इक्विवेलेंट वेक्टर में हमने क्या कहा कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर बट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर हमने कौन सा पढ़ा बच्चों, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, अनलाइक वेक्टर के लिए हमने क्या कहा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होंगे हमारे, अनइक्वल होंगे। दोनों में से एक भी अनइक्वल हो सकता है, दोनों भी अनइक्वल हो सकते हैं। फिर तीसरा हमने कौन सा पढ़ा बच्चों, तीसरा वेक्टर हमने पढ़ा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर के लिए हमने क्या कहा कि जिसमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन थीटा क्या होगा बच्चों 180 डिग्री होगा। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन हमारा जो थीटा है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। फोर्थ हमने कौन सा पढ़ा बच्चों, फोर्थ वेक्टर हमने पढ़ा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के लिए क्या लिखा हमने, इनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 0 होगा और डायरेक्शन क्या होगी मीनिंगलेस होगी। ठीक है, फिर हमने फिफ्थ वेक्टर पढ़ा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हमने कहा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा 1 होगा, यूनिटी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी कुछ इस प्रकार से, एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। ठीक है बच्चों, फिर हमने अगला वेक्टर पढ़ा पोलर वेक्टर। कौन सा बच्चों, पोलर वेक्टर, जो कि हमारे ट्रांसलेटरी मोशंस को रिप्रेजेंट करने में काम आता था। इनका क्या होता था बच्चों, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता था। इनका या तो इनिशियल पॉइंट होगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जरूर होगा, और किसको रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन को, या हम कह दें 1D को। फिर हम अगली वेक्टर की बात करें जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा एक्सियल वेक्टर। कौन सा बच्चों, एक्सियल। हमने कहा कि ये हमारा जो हमारे रोटेशनल एक्सिस होता है, तो ये हमारे रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर कौन से होंगे, जो रोटेशनल एक्सिस से रिलेटेड हो और रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। फिर हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चों पैरेलल। पैरेलल वेक्टर कौन से थे, जिनमें मैग्नीट्यूड तो सेम इक्वल दोनों हो सकता है, लेकिन थीटा क्या होगा 0 डिग्री। फिर हमने पढ़ा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में हमने थीटा इज इक्वल टू क्या देखा था 180 डिग्री होगा, और मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। फिर बात करें हम कोप्लेनर वेक्टर की, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते थे भाई, जिनका इक्वल सेम क्या होता था बच्चों, सेम प्लेन होता था। जिन वेक्टर्स का सेम प्लेन होता है वो कैसे होता है, हमारे कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। फिर अगर हम बात करें कोइनिशियल वेक्टर की, तो कोइनिशियल वेक्टर कौन से थे, जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता था। ठीक है, फिर हम बात करें कॉनकरेंट, तो हमारे जो कॉनकरेंट वेक्टर थे वो कौन से थे, जो भाई एक लंबवत अक्ष से गुजरते थे। कहां से गुजरते थे बच्चों, एक लंबवत बिंदु से गुजरते हैं, पासेस थ्रू ए परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, कौन सा था बच्चों, अब हमने यहां पर सारे सदिश पढ़ लिए हमारे। ठीक है, और एक थे हमारे कोलिनियर वेक्टर। कौन से बच्चों, हम यहां लिख देते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में थीटा या तो 0 डिग्री हो सकता था, या थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता था बच्चों 180 डिग्री हो सकता था, जो एक ही लाइन के डायरेक्शन में हो। तो हमने जो यहां देखें अगर हम, तो हमने कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिए बच्चों,
ये फर्स्ट इक्विवेलेंट वेक्टर पढ़ा। इक्विवेलेंट वेक्टर में हमने कहा मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा हमने पढ़ा अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर कौन से थे? जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों या तो दोनों में से एक अनइक्वल हो या दोनों ही अनइक्वल हो। तीसरा हमने पढ़ा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में हमने क्या कहा? जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगा। तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फोर्थ हमने पढ़ा जीरो वेक्टर। बच्चों जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन क्या होती है? मीनिंगलेस होती है। फिफ्थ हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। हमने कहा यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है और जेड एक्सिस में के कैप होता है। फिर हमने अगला पढ़ा पोलर वेक्टर। कौन सा बच्चों? पोलर वेक्टर। अब हमने पोलर वेक्टर के लिए क्या कहा? कि जिनका कोई इनिशियल पॉइंट होता है या फिर हम कहें कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और ट्रांसलेटरी मोशंस को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। इनकी डायरेक्शन कहां होती है भाई? ठीक है। फिर हमने कहा हमारा जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर रोटेशनल मोशन से रिलेटेड वेक्टर है, ठीक है, और ये रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में होती है। और अगली बात, इस डायरेक्शन को निकालते कैसे? दाहिने हाथ के पेंच के नियम से। फिर हमने 8th वेक्टर पढ़ा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कौन से होते हैं भाई? जिनका थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0, अर्थात दोनों इक्वल, दोनों सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन सेम डायरेक्शन में तो हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमने थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों? 0 डिग्री लिख दिया। 9th हमने पढ़ा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होता है बच्चों? एंटी पैरेलल जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। अपोजिट होंगी तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। फिर हम बात करें 10th की, तो हमने पढ़ा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन सा होता है? जो एक ही लाइन के डायरेक्शन में होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, समसंरेखीय और विषम संरेखीय। समसंरेखीय होंगे तो एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और अगर बात करें विपरीत संरेखीय तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। फिर बात करें हम नेक्स्ट की, तो हमने पढ़ा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? जो एक ही प्लेन में सिचुएटेड होते हैं और दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करें 12वां कोइनिशियल वेक्टर की, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं भाई? जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, वो कौन से कहलाते हैं? कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। फिर हम 13th बात करें कॉनकरेंट वेक्टर की, ठीक है। कॉनकरेंट वेक्टर कौन से होते हैं? जो एक परपेंडिकुलर पॉइंट से गुजरते हैं, एक लंबवत बिंदु से गुजरते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर कहलाते हैं। तो अब यहां पर मैं 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर से लेकर। तो देखो ध्यान दीजिएगा, अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था पहले कि एक वेक्टर दे दिया, मानो a इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और हम कहें कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालो बच्चों? यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। अब भाई यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला a कैप इज इक्वल टू क्या था बच्चों? a कैप इज इक्वल टू था a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। अब तुम्हें a वेक्टर तो दिख रहा है लेकिन क्या मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या? तो ध्यान देना बच्चों, किसी भी यहां पर फॉर्मूला ध्यान से अलग से लिख लेना। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकाला जाता है? जैसे एक वेक्टर दे रखा है हमें a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हम यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम a मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है जिसमें हमको लास्ट में पुट करना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हमें ax कितना दिया हुआ है? ax ये होगा क्या? 4 दिया है। ay कितना दिया है बच्चों? -3 दिया है।
और ए जेड कितना दिया है बच्चों, +1 दिया है। तो ए मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, और ए जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, √26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बच्चों पहली बात तो ए वेक्टर कितना है, 4i कैप -3j कैप प्लस k कैप है, और मैग्नीट्यूड कितना है, √26। ये हमारा क्या आ चुका, आंसर आ चुका। ये हमारा क्या है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आराम से निकालना है हमको। सबसे पहले क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और फॉर्मूले में पुट कर देना है। मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालना है, √ax² प्लस ay² प्लस az² करके हमको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, पेज लिमिट रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप -4j कैप प्लस xk कैप। इसको हम -xk कैप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, -xk कैप। If A is equals to 3i cap -4j cap plus 5k cap and B is equals to 3i cap -4j cap -xk cap are equivalent vectors, then find the value of x। ठीक है बच्चों, अब हमको कह दिया कि भाई ये इक्विवेलेंट वेक्टर है। हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है, A इज इक्वल्स टू B होता है। ठीक है, तो हम A इज इक्वल्स टू B लिखें तो 3i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल्स टू 3i कैप -4j कैप प्लस -xk कैप लिखेंगे। देखो बच्चों 3i कैप से 3i कैप कैंसिल आउट हो गया, -4j कैप से -4j कैप कैंसिल आउट हो गया, तो 5k कैप इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, -xk कैप हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, -5 हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेक्टर होंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, A इज इक्वल्स टू हमने मान लिया 3i कैप प्लस 4j कैप और B हमको दिया हुआ है 24i कैप -7j कैप। देन फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज B वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हमको क्वेश्चन दिया है, दो वेक्टर दिए हैं और बोल रहा है कि साहब वो जो वेक्टर, नया वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड तो b के इक्वल हो। तो पहली बात तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √ax² प्लस √ay², तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, हमको पता चल गया। और फिर हमने दूसरा क्या कहा कि भाई वो ए वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, बात करें हम ए यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो √3² प्लस 4² कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम 5। तो अब जो नया वेक्टर हम निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है, हमने माना R, वो क्या होगा
मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर होना चाहिए, बी के, तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा 25, ठीक है। और पैरेलल किसके होना चाहिए, ए के, मतलब उसकी डायरेक्शन, उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ए की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया भाई, ए कैप वाला। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। तो देखो 5 से ये 5 बार कट गया, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15i कैप प्लस 20j कैप। ये हमारा नया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।